बिन पानी सब सून, पानी गए ना ओबरे, मोती मानस चून। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा राजस्थान जिस गंभीर समस्या से जूझ रहा है, उस समस्या के निदान के लिए सरकार ये बिल लेके आई है। आज जो अगर हम राजस्थान की स्थिति देखें तो केंद्रीय भूजल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि 2023 तक 440 जिले ऐसे हैं जिनके भूजल में नाइट्रेट की मात्रा अत्यधिक है और पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 है 49% के साथ। कर्नाटक में 48% है, तमिलनाडु में 37% है। इसी प्रकार से यूरेनियम, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, यूरेनियम भी जो है विशेष रूप से राजस्थान और पंजाब में, और जहां नमूनों की अधिकतम संख्या 100 ppb है, इससे भी ज्यादा है। और अपने भी चूरू और इस तरफ ये सारी स्थिति आ रही है, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में फ्लोराइड भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हम पानी दोहन को तो रोक रहे हैं, लेकिन पानी के अंदर जो प्रदूषण फैल रहा है, चाहे वो अत्यधिक खाद का उपयोग करने से हो या इंडस्ट्री का जो अपशिष्ट जा रहा है उससे हो, उस ओर मैं समझता हूं इस बिल के अंदर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन के अंदर यह बात भी मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने एक योजना चला रखी है, अटल भूजल योजना, जो सिर्फ इसी काम के लिए है। तो मैं चाहूंगा जब मंत्री जी बताएं तो ये भी बताएं कि 1.5 साल में इस योजना के अंदर कितना काम हुआ है और उसका कितना फायदा राजस्थान को मिला है। आज जो हमारे यहां पे दोहन है ना, 150 गुना, 150% तक दोहन हो रहा है, और राज्य के 51% पानी में तो फ्लोराइड और 42% खारा है। ये स्थिति है राजस्थान की। और यहां की औसत की उपलब्धता की अगर हम बात करें तो 50% से भी कम है, और सतही जल संसाधन केवल 1.16% है। ये स्थिति, ये कुछ चीजें मैं बता रहा था। पुराने समय में टांके, बावड़ी, झालरा, एनीकट, बांध, इनके माध्यम से खूब जो है मैनेजमेंट किया गया पानी का। उस समय तो इतना सब कुछ था भी नहीं, बरसात भी बहुत कम होती थी। और एक बात और है, राजस्थान के अंदर जितनी पानी की जरूरत है ना, उससे ज्यादा पानी बरसता है। अगर हम उसका संचय कर लें, उसका संग्रहण कर लें, इस ओर ध्यान नहीं है। आप बीजेपी के राज में, सही है। अब दूसरी बात और कह रहा हूं, जब अपन भागीरथी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ERCP भी ले आए, यमुना समझौता भी कराए, नर्मदा का पानी भी आ रहा है, तो फिर ये कानून लाने की कहां जरूरत है? तो साल 2 साल में आप ले ही आओगे। हाँ, फिर सारी पूर्ति। तो जब आप सारा सब कुछ कर रहे हो तो इस बिल को लाने की क्या जरूरत है? वैसे ये बिल हमारे समय में ड्राफ्ट तैयार हो गया था अपने वाले, लेकिन हम लोगों ने इसको लागू नहीं किया, हम लेके नहीं आए इसको। और आप भी लेके आए तो इतना भारी विरोध आपके सदस्यों के द्वारा भी किया गया कि आप चलते चर्चा के दौरान बिल वापस ले लिया। ये तो इस बिल की हालत है। आपने किसान की छूट कर दी, वो तो समझ में आती है, लेकिन मंत्री जी जो गरीब आदमी है, भाई या तो आप ये व्यवस्था कराओ कि आपको पानी मिलेगा। आज जो गरीब व्यक्ति है या जो किसान नहीं है, पारिक साहब को, और किसी ढाणी में, खेत में, कहीं भी गांव में बसा हुआ है, उसकी पानी की व्यवस्था कैसे होगी? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरा, जहां डार्क जोन नहीं है, ये नियम तो वहां भी आप लागू करोगे, तो जहां दिक्कत नहीं है उन लोगों पे इस प्रकार का कानून आप क्यों लेके आना चाहते हो? अपील कहां पे होगी? आप लोगों के यहां एप्लीकेशन लगाई
कि मुझे पानी की अनुमति चाहिए और पानी की अनुमति आप लोगों ने नहीं दी, तो अपील कहां करेगा? कोई प्रावधान है क्या? और अपील लगाने के बाद में गुरुजी कितने दिनों में आप उसको परमिशन दे दोगे? ये प्रावधान आपने किए हैं क्या? समय सीमा तो आपने रखी नहीं। और जैसा कि बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही कि जो पहले बोरिंग हो चुके हैं, हैंडपंप लग चुके हैं, बोरिंग लग चुके हैं, उनकी कहां से आप पूरा इतना, तो अपने पास तो मीटर रीडिंग करने के लिए इतना स्टाफ नहीं है। वहां तो अपन दूसरों के भरोसे चल रहे हैं, पंचायतों के भरोसे चल रहे हैं, एक एक दो दो कर्मचारी बड़ी मुश्किल से अपने हैं। तो अपन इसी काम में लग जाएंगे तो जो काम पहले वाला ही इतना डिले चल रहा है उसको अपन कैसे करेंगे? ये बात मैं कहना चाहूं। आपने इसके अंदर कमेटी के अंदर सारे अधिकारी रख लिए, 2 एमएलए साहिबान को भी रखा है आपने मेंबर, पर आपने इसका अध्यक्ष जो है किसी राजनीतिक व्यक्ति क्यों नहीं रखा? आप तो खुद ही रह जाते इसके अंदर। राजनीतिक व्यक्ति इस पद के ऊपर अध्यक्ष जो है राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, ताकि जनता अपनी बात उसको अपने तरीके से कह सके। अधिकारी तो है ही ना। जब 15-20 जो लोग हैं सारे ही तो अधिकारी हैं, 2 लोगों को छोड़ के, 2 एमएलए को छोड़ के। और 15-20 आदमी कौन सा फैसला कर देंगे? वो 3-13 ही होंगे। तो कोई छोटी कमेटी बनती, 5-7 आदमियों की बनती, आप अध्यक्ष होते, 2-3 अधिकारी होते, 2-3 जनप्रतिनिधि होते, तो उस चीज का फायदा जो है राजस्थान की जनता को मिलता और जल्दी जो है उसका डिस्पोजल होता। जो लोग वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई छूट का आपने प्रावधान नहीं रखा। यानी कि जो गलत कर रहा है वो भी, जो अच्छा कर रहा है वो भी, सबको एक ही लट से आंक रहे हो आप लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग जागरूक हैं, आज वाटर हार्वेस्टिंग के अध्यक्ष जी सबसे ज्यादा जरूरत है। जिन लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है, अपना रहे हैं, उनको तो इसके अंदर छूट मिलनी चाहिए। आप उनको छूट दीजिए और ये जरूर आप तय कीजिए कि जो आम पब्लिक है, आम व्यक्ति है, उसको पानी कैसे मिलेगा। खुद का वो बोरिंग कर नहीं सकता। अब तो हेडपंप पे भी रोक लगा दी, तो हेडपंप से इतना कौन सा पानी निकल रहा है? हेडपंप तो मैं समझता हूं, हेडपंप तो इस आप अपने क्राइटेरिया से बाहर निकालिए, क्योंकि हेडपंप से मटकी भरेगा, बाल्टी भरेगा, इतना ही पानी लेगा, ज्यादा तो यूज करता नहीं है आदमी। तो हेडपंप इससे आप बाहर निकालिए। वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको छूट दीजिए और इसके अध्यक्ष पद पे आप राजनीतिक व्यक्ति को रखिए। यही बात मैं कहना चाहूंगा। ये बिल जो है राजस्थान की जनता के हितों से खिलवाड़ करने वाला है। अभी आवश्यकता है इसको वापस जो है जनमत जानने के लिए भेजा जाए। ये एक प्रकार से तानाशाही राजस्थान की जनता पे लगाई जाएगी। आपने देखा होगा ऐसा बिल पहले भी था, कानून पहले भी था बोरिंग पे रोक का, लेकिन एक अलग ही माफिया पैदा हो गया सेटिंग वाला, कि बोरिंग तो हो रही थी पर सेटिंग से हो रही थी। हमें वो कानून लेके आना पड़ा, बोरिंग पे छूट दी हमारी पिछली सरकार ने। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि ऐसे लोग पनप जाएं जो ये परमिशन के नाम पे एक अलग ही डिपार्टमेंट, अलग ही धंधा खुल जाए। इस चीज से मैं आपको आगाह करना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाए। श्री नरेंद्र बुडानिया।